श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है पब्लिक स्पीकिंग, भाषण कला, ओरेटरी, पार्ट 6। मित्रों, अभी तक हमने 5 पार्ट्स देखे हैं। पब्लिक स्पीकिंग, भाषण कला, पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने देखा था, जिसमें मेरे भाषण के अनुभव मैंने आपके सामने रखे थे। मैंने खुद किस ढंग से ये भाषण कला सीखी, ये भी आपके सामने बातें मैंने रखी थी। पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में हमने देखा था कि कम्युनिकेशन यानी संवाद यानी क्या है, भाषण में और उसमें क्या अंतर है, पब्लिक स्पीकिंग में और कॉमन कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये भी हमने समझ लिया था। साथ में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के जो नियम होते हैं वो भी समझे थे और भाषण कला के नियम भी समझ लिए थे। भाषण कला में खासकर कम्युनिकेशन जो हम करते हैं उसके बारे में आवश्यक नियम हमने समझ लिए थे। फिर हमने वक्तृत्व और व्याख्यान के क्या प्रकार है बहुत विस्तार से देखा, और उनमें असर डालने वाले जो व्याख्यान के प्रकार है, इंसान को बदलाव के लिए प्रेरित करने की जिन व्याख्यान के प्रकार में क्षमता होती है, उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। अब पार्ट 6 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, जो हम में से हर एक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्व की है। भाषण की तैयारी कैसे करें। अब ये भाषण की तैयारी कैसे करें, ये दोनों लोगों के लिए है। जिन लोगों ने अभी तक बोलना नहीं शुरू किया है, या फिर जिन लोगों में अभी तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं बहुत अच्छे ढंग से बोल सकता हूं, उनके लिए भी ये है। और जो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर बोल लेते हैं, अपने आप को वक्ता समझने लगे हैं, लेकिन जिनकी अपेक्षा है कि मैं बेहतर वक्ता बनूं और बेटर वक्ता बनूं, उनके लिए भी ये आवश्यक बात है। तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं किस ढंग से भाषण की पूर्व तैयारी करना, यह तरीका मैंने अपने जीवन में अमल में लाया, आपको भी ये मैं बताना चाहूंगा। हम मानकर चलते हैं कि आप नए हो, आपको किसी एक विषय पर भाषण देना है। अभी ये तो हमेशा संभव नहीं होगा कि आपको कोई कहेगा कि आपको एक विषय पर भाषण देना है और फिर आप तैयारी कर रहे हो। आप अगर नए वक्ता हो तो आपको कोई एकदम इजीली भाषण देने के लिए नहीं बुलाने वाला है। तो नेचुरली आपको ही खुद को विषय तय करना होगा कि एक विषय जिस पर मैं बोलना चाहता हूं, मेरे पास कुछ कहने लायक है, या फिर जिसकी समाज में बहुत आवश्यकता है, जो विषय काफी लोग सुनना चाहते हैं, ऐसा कोई तो भी एक विषय मैं पहले तय करूंगा। यानी जिसे तैयारी करनी है उसने तय करना है। अब उसके बाद में हमने विषय तय करने के बाद में हमको समय तय करना पड़ेगा कि मुझे ये भाषण कितने समय में देना है। 10 मिनट में देना है, 15 मिनट में देना है, आधे घंटे में देना है, उससे भी ज्यादा देना है। तो ये समय भी हमको तय करना पड़ेगा। और उसके बाद में हमको सोचना पड़ेगा कि हमको अभ्यास करना है। अभी इस विषय का अभ्यास करते वक्त जो भी मटेरियल हम पढ़ेंगे, अभी अलग अलग तरीके हो सकते हैं अभ्यास करने के। जनरली अभ्यास किया जाता है किताबों के आधार पर, या फिर जो भी लिखित मटेरियल उपलब्ध है उसके आधार पर। अगर आप कोई लिखित मटेरियल के आधार पर अभ्यास कर रहे हो कि कोई किताब के आधार पर अभ्यास कर रहे हो, तो नेचुरली आप उस हिस्से को पढ़िए जो आपके विषय से रिलेटेड है। एक बार पढ़ने के बाद में उस विषय का एक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाता है। इस विषय में इस लेखक ने क्या कहा है ये आपके ध्यान में आ जाता है। इमीडिएट सेकंड रीडिंग कीजिए और सेकंड वक्त उसके पॉइंट्स निकालिए। पहले अंडरलाइन कीजिए। हो सकता है कि पहले रीडिंग के समय ही आपको अंडरलाइन करने की इच्छा हो जाए। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तब अंडरलाइन करना बहुत महत्व का होता है। जो हिस्सा ज्यादा महत्व का है, जिसमें बहुत ही
सुंदर तरीके से कोई बात कही गई है या फिर कोई नया पॉइंट है, तब हम अंडरलाइन करते हैं। तो ये अंडरलाइन कीजिए पहले। अक्सर हो सकता है कि आपको लगे कि पहले रीडिंग के समय मैं अंडरलाइन करूंगा, लेकिन मैं हमेशा सलाह देता हूं कि अगर आप नए हो, यानी कोई विषय का अभ्यास कर कर उसके आधार पर भाषण की तैयारी करना, ये बात आपके लिए नहीं है, तो पहले रीडिंग में अंडरलाइन करना उचित नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये पहले ही बार हमारे ध्यान में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। फिर हम गलत जगह अंडरलाइन कर लेते हैं या फिर पूरा का पूरा हिस्सा ही अंडरलाइन कर डालते हैं। इसलिए सेकंड रीडिंग में अंडरलाइन कीजिए और अंडरलाइन करने के बाद में उस पॉइंट्स निकालिए। ये आपकी प्राथमिक तैयारी हो गई। अब एक बार आपने उस विषय के बारे में जानकारी हासिल की है, पॉइंट्स निकाले हैं कि ये मेरे लिए महत्व के पॉइंट्स लगते हैं, ये बात मुझे लोगों तक इस ढंग से पहुंचानी चाहिए, इसके लिए ये पॉइंट्स आवश्यक है। हो सकता है आपके कुछ परिचय के लोग हो जो इस विषय में एक्सपर्ट हो, चाहे आपके प्रोफेसर हो, चाहे कोई सामाजिक क्षेत्र में या फिर कोई उस क्षेत्र में एक विद्वान व्यक्ति कहा जाता है जिसके साथ आपका अप्रोच हो सकता है, उनके साथ में उस विषय के बारे में चर्चा कीजिए। अगर ये संभव नहीं है तो आजकल बहुत बड़े पैमाने पर हर विषय पर वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, यूट्यूब चैनल के जरिए या फिर कोई भी ऑनलाइन के जरिए। आप ऐसे जो वीडियोस है जो उस विषय से रिलेटेड है वो सुनिए, और केवल सुनिए नहीं, सुनते समय पॉइंट्स भी निकालिए। हो सकता है इस विषय पर कुछ अच्छे व्याख्यान उपलब्ध हो, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे रिकॉर्डेड कहीं हो उपलब्ध हो। इस विषय पर के अच्छे व्याख्यान भी सुने, उसमें से भी पॉइंट्स निकाले। इस ढंग से आपने एक खुद अभ्यास किया है किताबों के आधार पर या लिखित मटेरियल के आधार पर, एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा करने की कोशिश की है, कुछ वीडियोज आपने उस विषय पर सुने हैं और कुछ भाषण भी आप लोगों ने उस विषय पर के सुने हैं। इस ढंग से एक प्राथमिक उस विषय की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अब हो सकता है कि आपको केवल 10 मिनट का भाषण तैयार करना हो और आपके उसके लिए 4-5 दिन से 6-7 दिन से आप मेहनत कर रहे हो। पहले आपके दिमाग में शायद आएगा कि मुझे क्या 10 मिनट का तो भाषण तैयार करना है, उसके लिए इतनी मेहनत, इतना बड़ा मटेरियल मैं समझ लूं। हमेशा याद रखिए, एक विषय की तैयारी का मतलब केवल 10 मिनट का भाषण नहीं होता है। उस विषय का गहराई से हमें अध्ययन चाहिए, उसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उस विषय की अच्छी जानकारी चाहिए, और उस विषय की अच्छी जानकारी में से कुछ चीजें हम लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं, लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। ये अगर भूमिका लेकर हम चलेंगे तो हमारा भाषण महत्वपूर्ण बनेगा, गहराई वाला बनेगा। अब आपने अलग अलग ढंग से इस विषय की जानकारी प्राप्त की है, उसके आधार पर एक ढांचा आपके मन में तैयार हुआ उस विषय का, आपके पास पॉइंट्स तैयार है, उसके बारे में सोचिए और अपने भाषण के लिए जो भी आप 10 मिनट का लिख रहे हैं, 20 मिनट का भाषण आपको करना है, वो पहले लिखना है। ये बहुत शुरुआत के दिनों में जब आप नए नए वक्ता बनते हो या फिर बेहतर वक्ता बनना चाहते हो, उसके लिए बहुत आवश्यक है। आप बोलोगे कि मैं तो हमेशा बोलता हूं, लिखने की क्या आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भाषण देते समय लगातार आपको बोलना है। हम संवाद में बोलते हैं तो आधा अधूरा बोल सकते हैं, यानी एक दूसरे के साथ में जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आधा अधूरा कर सकते हैं। कोई वाक्य अगर हमें याद नहीं आया, हम आधा छोड़ देते हैं, कोई शब्द याद नहीं आया, आधा छोड़ देते हैं। लेकिन भाषण में यह अपेक्षित नहीं होता है। आपका वाक्य पूरा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, आपको जो कहना है वो सटीक तरीके से आपने रखना चाहिए ताकि लोगों तक वो ठीक ढंग से पहुंचे, ये अपेक्षा होती है। इसलिए ये भाषा, पूरे वाक्य उसमें आए ऐसी भाषा, ये आपकी आदत बनने के लिए शुरुआत में लिखना बहुत जरूरी है।
इसलिए अगर आपको 10 मिनट का भाषण या फिर 20 मिनट का भाषण देना है तो अंदाजन 20 मिनट का भाषण हो उतना आप लिखिए। अब भाषण में शुरुआत कैसी होनी चाहिए, मध्य कैसा होना चाहिए, उसका अंतिम छोर कैसा होना चाहिए, ये सब मैं विस्तार से बाद में हम चर्चा करेंगे। मैं भी चर्चा करूंगा, तब आपके ध्यान में आएगा, उसकी बारीकियां आपके समझ में आएगी। लेकिन अभी मैं तैयारी की बात कर रहा हूं तो उसी के बारे में बोल रहा हूं। पूरा का पूरा भाषण, जैसा भाषण देना आवश्यक है उस ढंग से लिखिए। आपने पूरा भाषण लिख लिया, लिखते वक्त हमेशा ध्यान में रखिए कि लिखित भाषा में आपको भाषण नहीं लिखना है, बोलने की भाषा में आपको भाषण लिखना है। लिखने की भाषा अलग होती है, बोलने की भाषा अलग होती है। यह हमारी समझ में बहुत आसानी से आ जाता है। अगर आपकी लिखित भाषा बहुत समृद्ध है, आप बहुत साहित्यिक किताबें पढ़ते हो या फिर हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, तो आपकी भाषा, लिखित भाषा अलग रहेगी। वो ज्यादा साहित्य प्रचुर रहेगी, उसमें बहुत अलंकार रहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रहेंगे। लेकिन बोलते वक्त इस ढंग की भाषा बोलना कठिन भी होता है, और आप अच्छे ढंग से बोल भी ले तो लोगों को समझ में आने के लिए वो ज्यादा कठिन हो जाती है। इसलिए लिखते वक्त बोलने की भाषा चाहिए, और ये बोलने वाली जो भाषा है वो आसान चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ना हो। एक बार आपका भाषण पूरा हुआ लिखकर, तो एक बार केवल ऐसा पढ़ लीजिए कि कितना समय उसको लगता है। पढ़ते समय जल्दी मत कीजिए। जैसा हम भाषण देने के लिए पढ़ते हैं या फिर भाषण देते उस ढंग से पढ़िए, तो एग्जैक्टली घड़ी देखकर आपके ध्यान में आ जाएगा कि इतना समय लगेगा। फिर आपको वहां काट छाट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा भाषण यानी अपना भाषण तो मुझे 15 मिनट में ही पूरा करना है, लेकिन ये तो 20 मिनट ले रहा है, तो 5 मिनट का हिस्सा मुझे काटना पड़ेगा। जब भी हम कोई तैयारी करते हैं तो उसको काटना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये काटने का तरीका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमने इतने मेहनत से उसको लिखा है। इसके बाद हमको, क्योंकि उसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, हमको बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स लगते हैं उन्हीं का चुनाव हमने किया हुआ होता है, और इसके बाद हमको उसको काटना है। इसलिए बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है ये, लेकिन बहुत कठोर होकर ये प्रोसेस हमको करनी पड़ती है। फिर हमको तय करना पड़ेगा ये 15 मिनट में कौन कौन से हिस्से रखने हैं और 5 मिनट के कौन कौन से हिस्से हमें काटने हैं। उस ढंग से आप कठोर बनकर 15 मिनट का भाषण फाइनल कीजिए। यह भाषण फाइनल होने के बाद में आप उसको बोलिए, यानी आप पढ़ रहे हो लेकिन बोलने के तरीके से पढ़ रहे हो, खुलकर बोलिए। यानी इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आवाज बहुत बढ़ रहा है आपका, किसी को सुनाई दे रहा है। अगर ऐसी अवस्था होगी, लोग क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे कि क्या कर रहा है ये, तो अपने रूम को बंद कर लीजिए, बंद रूम में पढ़िए, खुलकर बोलिए, 4-5 बार बोलिए। बोलते वक्त हमारे उच्चार, शब्दोच्चार स्पष्ट हो ये देखिए। जहां आवश्यक है वहां पॉजेस ले रहे ये देखिए। वाक्य जिस ढंग से हमने बोलना चाहिए उस ढंग से बोल रहे हैं ये देखिए। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि भाषण देते वक्त जैसे आप बोलते हो उस ढंग से पढ़िए। 4-5 बार पढ़ने के बाद में आपके ध्यान में आएगा, शायद पहली बार पढ़ते ही ध्यान में आएगा कि ये वाक्य जो मैंने लिखा है वो ठीक ढंग से बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि बहुत क्लमजी हो गया है। तो उसको ठीक कीजिए, दोबारा ठीक कीजिए। अभी आपने समय तो देख लिया है, आपको पता है कि ये 15 मिनट का भाषण मुझे तैयार करना है, 15 मिनट में हो रहा है। अब उसमें करेक्शन कीजिए अपने स्टाइल के अनुसार, अपनी बोलने की योग्यता के अनुसार। जिन शब्दों का आप स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हो उस शब्दों को बदल दीजिए। शुरुआत में ही वो शब्दों का उपयोग करना या प्रयोग करना आवश्यक नहीं है।
पर्यायी शब्द हमेशा उपलब्ध होते हैं। इस ढंग से आप 4-5 बार जो पढ़ते हो उसमें आपका भाषण काफी बदल सकता है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, वाक्य के वाक्य बदल सकते हैं, शब्द बदल सकते हैं, वाक्य रखने का तरीका बदल सकता है। जो भी बदलाव आपके बोलने के तरीके के लिए आवश्यक है, ऐसा आपको लगता है, उस ढंग से ये बदलाव कीजिए। और फिर जब आपको ऐसा लगता है कि मेरा भाषण अभी करेक्टली लिखा गया है, मैं इसको ठीक ढंग से बोल भी पाता हूं, तो फिर जो फाइनल कॉपी आपकी बनी है वो टाइम शेड्यूल में है, बढ़ी नहीं है, कम नहीं हुई है, ये देखना है। और फिर अभी खड़े होकर भाषण दे रहे हो, इस ढंग से इसको पढ़िए। अभी 2-3 तरीके हो सकते हैं इसके। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको पूरी तरह से ऐसी जगह खड़ा होना पड़ेगा कि जहां अपने आप को आप देख सकते हो। अगर आपके घर में बड़ा आईना है तो उस आईने वाले रूम को चुनिए, उसके सामने खड़े हो जाइए और भाषण को पढ़िए। अभी पढ़ेंगे तो हाथ में कागज भी रहेगा, लेकिन पढ़ते वक्त आपने पहले खुद लिखा है मेहनत से, उसके बाद 4-5 बार पढ़ते समय उसमें करेक्शन किए हैं, तो नेचुरली ये 15 मिनट का भाषण तो आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रह जाता है। आप सामने कागज रखकर पढ़ रहे हो, ये कागज के आधार पर आप पढ़ते वक्त जैसे भाषण दे रहे हैं, इस ढंग से आप उसको पढ़िए। पहले पढ़ते वक्त तो आपका ज्यादा ध्यान कागज की ओर होगा, लेकिन दूसरे तीसरे रीडिंग में आप ये इमेजिन कर सकते हो कि मैं मैदान में खड़ा हूं और लोगों के सामने मैं भाषण दे रहा हूं, और बीच बीच में आईने में भी आप देख सकते हो। अब इसके लिए आगे चलकर मैं आपको कहने वाला हूं कि आप विजुअलाइजेशन कीजिए, लेकिन अभी नहीं कहूंगा। आप कल्पना कर सकते हो, ये कागज सामने रखकर हाथ में पकड़कर बोल रहे हो और पूरे मैदान में आप भाषण दे रहे हो, लोग काफी बड़ी तादाद में सामने खड़े हैं या बैठे हैं और उनके सामने आप बोल रहे हो। ये इमेजिन कर सकते हो, अगर संभव हो तो उस ढंग से इमेजिन कीजिए। 4-5 बार आप भाषण के स्टाइल में जब पढ़ोगे, इस टाइम अभी कोई करेक्शन आप वहां नहीं कर रहे हो, पहले ही करेक्शंस आपके हो गए हैं, तो फिर आप भी आश्वस्त हो जाओगे कि ठीक है, मेरा भाषण ठीक हो गया है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा बना है। इसके बावजूद अगर आपको और कोई चेंजेस करने की आवश्यकता लगे तो कर कीजिए। यह आवश्यक नहीं है कि पहले आपने जो भाषण लिखा है वही भाषण अभी भी कायम हो। इसके बाद में उसके पॉइंट्स निकालिए, शॉर्ट पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स होते हैं 10 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर 15 मिनट का भाषण है तो 4 से 10 पॉइंट्स काफी है। पॉइंट हो और सब पॉइंट हो। जब आप पॉइंट लिखेंगे तो उसका हस्ताक्षर बड़ा होगा, उसके सामने थोड़ा सा उससे छोटा हस्ताक्षर में आप लिखिए सब पॉइंट्स। सब पॉइंट्स भी 2-3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2-3-4 बहुत हो गए। इस ढंग से आपके पॉइंट्स तैयार हो गए। इस पॉइंट्स के आधार पर वही तरीके से आईने के सामने आप खड़े हो, पॉइंट्स हाथ में हैं और उसके आधार पर आप भाषण दे रहे हो। जब आप आश्वस्त हो जाते हो कि ये पॉइंट्स के आधार पर मैं आसानी से बोल सकता हूं, तो अभी सही माने में प्रैक्टिस करने की बात शुरू हो जाती है। अभी अगर आपके घर का आईना बड़ा है तो ये आईने पर अपने पॉइंट्स चिपका दो। ऐसे डिस्टेंस पर खड़े रहो जहां से पॉइंट्स आसानी से आपको दिख सके, और पूरी तरह से भाषण देने के लिए जैसा इंसान खड़ा रहता है उस ढंग से खड़े रहो। आईने की तरफ देखो और आईने में देखकर बोलते समय यह इमेजिन करो कि मेरे सामने पूरी पब्लिक खड़ी है। विजुअलाइज करो। हर इंसान में विजुअलाइज करने की क्षमता होती है, तभी तो हम नॉवेल पढ़ पाते हैं, कथा पढ़ पाते हैं। स्टोरीज और नॉवेल जो इंसान एंजॉय करता है, वो हर व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से विजुअलाइज कर पाता है। अगर हमें ये विजुअलाइज करने की क्षमता नहीं होती तो हम कोई नॉवेल नहीं पढ़ सकते थे, कोई भी कथा
स्टोरी बहुत अच्छे ढंग से उसको एंजॉय नहीं कर पाते। विजुअलाइज करना यानी एक चित्र मालिका आंखों के सामने देखना। अब यहां चित्र मालिका यानी क्या है? पब्लिक। और पब्लिक के सामने आप बोल रहे हो और खुली आवाज में बोलिए, चाहे आपकी रूम पूरी तरह से बंद कर दीजिए, आवाज बाहर ना जाए, इसकी कितनी भी आपने केयर ली तो भी कुछ आवाज तो बाहर जाने ही वाली है, क्योंकि आपका तो कोई पैक साउंड स्टूडियो नहीं है कोई। इसलिए थोड़ी बहुत आवाज बाहर जाएगी, लोग बोलेंगे भी, कुछ पूछेंगे भी, उसके लिए तैयार रहिए, लेकिन खुली आवाज में बोलिए, बहुत अच्छे ढंग से बोलिए। ये पॉइंट्स के आधार पर भाषण देते वक्त बिल्कुल आपने जो भाषण लिखा है वही वैसे के वैसे आना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। वक्त पर अगर आपके वाक्य इंप्रोवाइज होते हैं, एक आधा पॉइंट भी इंप्रोवाइज होता है, तो उसी ढंग से इंप्रोवाइज करते जाइए। यह आवश्यक नहीं है कि आपने जो भाषण लिखा वही भाषण आपको देना है। लिखित भाषण देकर कोई वक्ता अच्छा बन नहीं सकता है, यह हमेशा याद रखिए। आपने भाषण क्यों लिखा? क्योंकि आपको डिसिप्लिन आने के लिए, आपके लैंग्वेज को डिसिप्लिन आने के लिए, पॉइंट्स को डिसिप्लिन आने के लिए, समय के डिसिप्लिन आने के लिए, और ये जो बोलने की शैली जो होती है उसमें पूरी की पूरी वाक्य रचना आप ठीक ढंग से बोले, ये डिसिप्लिन आने के लिए आपने पहले लिखा है। ये लिखित भाषण आपको नहीं देना है, आपको पॉइंट्स के आधार पर ही भाषण देना है। हो सकता है कि अभी जब आपने ये और 6-7 बार, 5-6 बार ये भाषण दिया, तो हो सकता है कि पहले जो आपने भाषण लिखा, बाद में जो भाषण आपने 4-5 बार पढ़कर करेक्ट किया, वो उससे अलग है, और जो आपने फाइनल भाषण तैयार किया लिखकर, करेक्ट कर कर अभी जो बोल रहे हो उससे आप भिन्न बोल रहे हो। तो इसमें कोई गलत नहीं है, उल्टी ये आवश्यक प्रोसेस है। ये इंप्रोवाइजेशन अपने आप होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो दिमाग का आप उपयोग करते हो, उस कारण उस विषय के बारीकियों का बहुत अच्छे ढंग से आप ध्यान रखते हो और अपनी भाषा में अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास करते हो। लिखित जो भाषा आपने लिखी, खुद की लिखी है, इसलिए आपकी भाषा है, इसके बावजूद वो रटकर आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी इस ढंग से सब पॉइंट्स कवर हो रहे हैं और उसी समय में हो रहे हैं। अभी 6-7 बार आपने ये ट्राई किया, तो एक बार घड़ी लगाकर भी आपने ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि आपके इम्प्रोवाइजेशन के कारण 2 मिनट बढ़ गए, फिर आपको 2 मिनट कम करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप इस बात का आपको एहसास हो जाता है कि मेरा अभी भाषण जो इम्प्रोवाइज हुआ वो भाषण है, पॉइंट्स के आधार पर मैं बोल रहा हूं, करेक्ट है, तो अपना अंतिम भाषण मान लीजिए, आपकी ये पूर्व तैयारी हो गई। और फिर अभी आप सभी इस मेहनत से बाहर आकर सहजता से 2-3 बार भाषण दे सको, ये आत्मविश्वास पाओ। अनायास से आप खड़े हो गए, आईने के सामने खड़े हो, पॉइंट्स लगे आईने पर, लेकिन आपको आईने पर के पॉइंट्स देखने की जरूरत महसूस नहीं होती है, और पूरा का पूरा 15 मिनट का भाषण आप दे रहे हो। पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, अब बहुत अच्छे ढंग से आप विजुअलाइज कर सकते हो कि कई पब्लिक है, हजारों की तादाद में पब्लिक है, उनके सामने मैं भाषण दे रहा हूं। जब इस ढंग से आपका परफॉर्मेंस हो जाता है आईने के सामने, पूरी आवाज आपकी खुलकर है, आप पर कोई दबाव नहीं है, लोग सुन रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, इस बात का दबाव नहीं है, तो अपने आप को आपको महसूस होगा कि अभी मैं बहुत करेक्टली बोला हूं, खुलकर बोला हूं, बहुत अच्छे ढंग से बोला हूं। तो ये आपके भाषण की पूरी तैयारी हो गई। अब मित्रों, ये जो भाषण दे रहे हो आप फाइनल, वो फाइनल है। उसमें आप शुरुआत का संबोधन कर रहे हो, समापन कर रहे हो, सभी जो बीच के पॉइंट्स है उसका भी आप उपयोग कर रहे हो। इस ढंग से इस भाषण का बहुत अच्छे ढंग से जो भी आप भाषण में रखना चाहते हो वो परफॉर्मेंस पूरा हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, संतुष्ट हो गए हो, तो आपकी भाषण की तैयारी पूरी हुई। इसमें एक बात आप ध्यान में रखिए कि जब आप पॉइंट्स आईने पर चिपका कर जब भाषण दे रहे हो, तब आपके भाषण में जो गलतियां होती हैं, आजकल तो हमारे भाषण को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो अपने भाषण को रिकॉर्ड कीजिए।
लेकिन आखिरी के 2-3 बार जब सहज भाषण आप दे रहे हो तब बिल्कुल गलतियां हो तो भी रुको मत। जो वाक्य हमारे मुंह से गलत निकल गया, जिस शब्दों का हम स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाए, तब के तब वो वाक्य करेक्ट कीजिए। वहां रुकिए मत, मेरी यहां गलती होगी, मैं फिर से भी शुरू करता हूं, इस ढंग से मत कीजिए। कोई भी वक्ता जब 1-2 घंटे बात करता है, लोगों के सामने अपनी बात रखता है, तो बोलते बोलते कुछ गलतियां उसके मुंह से हो ही जाती है। ऐसे दुनिया में बहुत ही कम वक्ता हो गए कि जिनकी कभी कोई गलती नहीं होती, कोई वाक्य रचना की गलती नहीं होती, कोई सेंटेंस की गलती नहीं होती, कोई शब्दों की गलती नहीं होती, ग्रामर की गलती नहीं होती, जेंडर की गलती नहीं होती। ऐसे बहुत कम वक्ता होते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब वो वक्ता उस विषय पर बार बार बोल रहा है। 50वां भाषण है उसी विषय पर, 60वां भाषण है, शायद फिर उसकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि सबके सब वाक्य उसके दिमाग में सेट है इसलिए। लेकिन जब भी कोई वक्ता को विचार कर कर बोलना होता है तो वाक्य ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है, जेंडर की गलतियां हो सकती है, शब्दों की गलतियां हो सकती है। ये नेचुरल है, नॉर्मल है, ये मानकर चलिए। इसलिए उसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मुंह से कोई गलत शब्द निकला, तभी के तभी उसको सुधार दीजिए। हमेशा माफ कीजिए बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। लोगों के ध्यान में आ जाता कि गलत शब्द था, उसको करेक्ट इन्होंने आगे रखा है, आगे का शब्द करेक्टली बोला है, इस ढंग से उसको कीजिए। अभी ये इतनी मेहनत है, ये मेहनत आपको हमेशा नहीं करनी है। ये मेहनत आपको शुरुआती में, बहुत ही शुरुआत में, जब आप 5-6 भाषण तैयार करते हो, उनके लिए ये मेहनत करनी है। एक बार आपको यह आत्मविश्वास आ जाए कि मैं करेक्टली बोलता हूं, पूरे सेंटेंसेस बोलने के शैली में बोलते वक्त भी करेक्टली बोलता हूं, ग्रामेटिकली करेक्टली बोलता हूं, जेंडर करेक्ट यूज करता हूं, तो उसके बाद आपको इस ढंग से इतनी लंबी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। कम से कम लिखित भाषण कर कर उसको इंप्रोवाइज करते करते यहां तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो स्टेप्स मैंने कही है, बहुत महत्व की स्टेप्स है। आपको अगर बहुत अच्छा वक्ता बनना है तो इसके लिए ये स्टेप्स आपको बहुत मदद करेगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले आप विषय का अभ्यास कीजिए। लिखित मटेरियल के आधार पर आप अभ्यास कर रहे हो तो वो अंडरलाइन कीजिए, उसमें से पॉइंट्स निकालिए। कुछ तज्ञ लोगों के साथ में, विद्वान लोगों के साथ में चर्चा कीजिए। इस विषय पर जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको सुनिए, वीडियोज हो गए, कुछ अच्छे वक्ताओं के भाषण हैं उनको सुनिए, उनमें से भी पॉइंट्स निकालिए। यानी उस विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने इतनी मेहनत ली है। ये जो आपके पास में पॉइंट्स अभी इकट्ठा हुए, उस विषय की जानकारी इकट्ठा हुई, उस विषय की बारीकियां आपने जान ली, उसके आधार पर आप अपना भाषण, जो आपने तय किया है कि मुझे इस विषय पर बोलना है और इतने मिनट बोलना है, उतने मिनट का भाषण तैयार कीजिए। पहले लिखिए, लिखने के बाद में बोलने का उसको प्रयास कीजिए भाषण के तरीके से, और उसमें करेक्शन करते जाइए। एक बार आपको विश्वास हो जाता है 3-4 बार पढ़ने के बाद में कि मैं करेक्ट अभी लिख पाया हूं और इसी ढंग से मुझे बोलना है, तो वो जो करेक्ट भाषण आपका है उसके आधार पर आप पॉइंट्स निकालिए और ये पॉइंट्स के आधार पर उस भाषण को पूरा देने का प्रयास कीजिए। तब लिखित भाषण की ओर आप मत देखिए। और जब आप आश्वस्त हो जाते हो कि जो पॉइंट्स मैंने निकाले उसके आधार पर इस समय में 15 मिनट का जो मैंने भाषण तय किया था वो मैं बोल पाता हूं, अच्छे ढंग से बोल पाता हूं, तो फिर आखिरी की प्रैक्टिस है आपकी कि वो पॉइंट्स को आप कागज को आईने पर चिपकाइए और आईने पर चिपका कर वहां पर पूरा भाषण दे रहे हो, इस ढंग से भाषण दीजिए। आपकी प्रैक्टिस तब पूरी होगी जब आप उस पॉइंट्स की तरफ बिना देखे बोल पा रहे हो और वो पूरा का पूरा भाषण बहुत अच्छे ढंग से दे पा रहे हो, तो मानकर चलिए कि आपकी प्रैक्टिस अभी पूरी हो गई है। यहां तक की बात मैंने आपसे कही है। अब ये तैयारी करने के लिए मेहनत तो बहुत है, यानी 15 मिनट का भाषण आपको देना है और उसके लिए आपने 5-6 दिन, 7-8 दिन या 10 दिन आपने तैयारी की है। अब बोलोगे बाप रे बाप कितनी मेहनत। हाँ, वक्ता बनना इतना आसान भी तो नहीं है, अच्छा वक्ता बनना। और मेरे अच्छे वक्ता के मायने क्या है मैंने आपके सामने रखा है।
जो केवल बोल पाता है, वक्तृत्व कला के गिमिक्स उपयोग में लाता है, लोगों से तालियां लेता है, उसको मैं अच्छा वक्ता नहीं मानता। वो तो परफॉर्मेंस हो गया अच्छा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि महाराष्ट्र में एक प्रथा है तमाशगिरों की, तमाशा में नाचने वालों की। वो वगनाट्य भी करते हैं, नाचते भी, लोगों का बहुत अच्छे ढंग से मनोरंजन करते हैं। लेकिन वे भी, यानी महाराष्ट्र में इस कला को महत्व क्यों है? क्योंकि वे भी उसके जरिए प्रबोधन करते हैं, समाज प्रबोधन करते हैं, लोगों को विचार करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। अगर कोई भाषण ऐसा होगा कि लोग तालियां बजाएंगे, खुश होएंगे, हमारे 1 घंटे का, 1.5 घंटे का या फिर 15 मिनट का जो भी है समय बहुत अच्छा गया, अरे क्या वक्ता बोला, और उसकी कोई भी बात उनके दिमाग में बचेगी नहीं। उस वक्ता ने जो बातें कही उसमें से एक भी बात वो साथ में नहीं ले जा रहे हैं, तो ये वक्ता तो उस तमाशगिरों से भी बुरा हुआ, केवल मनोरंजन हुआ। उसको तो मैं अच्छा वक्ता नहीं मानता हूं। इसलिए मैं जिसे अच्छा वक्ता मानता हूं, उस ढंग का अच्छा वक्ता बनने के लिए मेहनत लेना बहुत जरूरी है। आपको अगर सॉलिड वक्ता बनना है तो मेहनत तो लेनी है, और इस दुनिया में कोई भी सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स नहीं होते। आप जितनी मेहनत शुरुआत में लोगे, आगे चलकर आपको बहुत आसानी से यह कला आएगी और उसका आप उपयोग कर पाओगे। आगे का आप बहुत समय बचा पाओगे। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि इस पूर्व तैयारी पर आप जितनी मेहनत लोगे, उतना ही आगे आपको परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए कम समय लगने वाला है। बोलने की भाषा की आदत डालना, यह नई बात आप सीख रहे हो। हम संवाद की जो भाषा उपयोग में लाते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं, उससे यह भाषा थोड़ी अलग होती है, और उसके बारे में मैंने आपके सामने विस्तार से वर्णन भी किया है। इसलिए यह आदत हमको होनी चाहिए, इसके लिए यह कसरत करने की बहुत आवश्यकता है। अब मित्रों, पॉइंट्स का चुनाव कैसे करें, यह तो पूर्व तैयारी की बात मैंने आपसे कही, उसी में का हिस्सा है कि इसके पॉइंट्स का चुनाव कैसे करें। बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने तो आपको बहुत स्टडी करने के लिए कहा है, आपने पढ़ा भी है, वीडियोस भी सुने हैं, अच्छे वक्ताओं के भाषण भी सुने हैं, और कई लोगों के साथ में चर्चा भी की है। शायद चर्चा करने के लिए आपको अवसर नहीं मिला तो भी ये 3 तरीके तो आपने उपयोग में लाए। तो आपके पास में उस विषय का एक पूरा का पूरा भंडार होगा, काफी जानकारी आपके पास होगी। उस विषय पर के अलग अलग लोगों के अलग अलग मत भी होंगे, यानी अलग अलग विचार भी होंगे। अब उसमें से आपको पॉइंट चुनना है। ये पॉइंट चुनते वक्त सबसे पहले आप अपने आप को पूछिए कि इसमें से कौन सी बातें मुझे एक्सेप्टेबल लगी, किन बातों से मैं कन्विंस हुआ हूं, कौन से आर्गुमेंट्स के आधार पर मैं कन्विंस हुआ हूं, उस तरफ ध्यान दीजिए। आपको जो मन से जचता है, आप उस विषय के जिस हिस्से के कारण कन्विंस हुए हो, वही बात आपको लोगों के सामने रखिए। जानकारी कर कर हमें कुछ बातें रखनी होती है, लेकिन केवल जानकारी मत रखिए। जानकारी रखते वक्त हमेशा आपके विचार उसमें व्यक्त होने चाहिए। भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे मान्य नहीं है, ये मुझे लगता है समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये इस ढंग से होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। यानी आप केवल जानकारी नहीं रखते हो, जानकारी के साथ में आपके जो विचार है, आपने इतना पढ़ा है, इतना अभ्यास किया है, इतने लोगों के भाषण सुने हैं, उसके आधार पर जो आपका विचार तैयार हुआ वो आपको रखना है। यह हमेशा याद रखें। यहां से चीजें उठाई और यहां मैंने लोगों के सामने रख दी, इस ढंग का वक्ता कभी जिंदगी में मत बनिए। कुछ लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं तो भाई एजेंट हूं। यह कब होता है और कब होना चाहिए? जब मैं किसी महापुरुष की बात लोगों के सामने रख रहा हूं,
भाई आंबेडकर जी ने ये कहा। अब आंबेडकर जी ने ये जो कहा है वो तो कहा है, विवेकानंद जी ने ये कहा है, तो मैं तो केवल एजेंट हूं, उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तब भी अपेक्षा यह होती है कि विचार करने वाला व्यक्ति उस पर भी अपने विचार रखेगा। आंबेडकर जी ने यह बात कही, मुझे बहुत पसंद है, या फिर समाज के लिए बहुत आवश्यक बात है, और इसी के कारण समाज सही माने में इंसानियत भरा समाज बनेगा। इस ढंग से आपको बात रखनी होगी। फिर कहीं आपको जो बात पसंद नहीं है वहां पर आप थोड़ा सौम्य भाषा में कह सकते हो कि आंबेडकर जी की ये बात, उनके जरिए कही गई ये बात उस समय शायद बहुत आवश्यक थे, लेकिन मैं इसके बारे में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं। अब अभी आंबेडकर जी के बारे में आप बोल रहे हो तो वहां तो ज्यादा मतभेद व्यक्त करना उचित नहीं है, इसलिए यहीं तक तो कम से कम कहिए। विवेकानंद जी के बारे में उन्होंने जो कुछ किया, ये बहुत, जो भी आपका मत है वो सामने रखते वक्त अगर आपको पसंद नहीं आता है, वहां पर थोड़ा सा सौम्य भाषा में आप अपना अलग मत व्यक्त कीजिए, केवल एजेंट मत बनिए। अब रहा सवाल, आप अगर कोई अलग विषय पर बात कर रहे हो तो वहां तो आपके विचार होने चाहिए, यह अपेक्षा है। इसलिए हमेशा पॉइंट्स का चुनाव करते वक्त आपको यह ध्यान में रखना है कि मुझे जो बात अच्छी लगी है, मेरी बनी है, मेरा विचार बना है, वो मुझे लोगों के सामने रखना है इस विषय के बारे में इतना अध्ययन करने के बाद में। उसके आधार पर हमको पॉइंट्स चुनने हैं। अब पॉइंट चुनते वक्त हमें हमेशा ध्यान देना है, हमने बहुत पढ़ा है, उस विषय की बहुत जानकारी है, और मेरी खुद की आदत बहुत ऐसी रही है, मैं डिबेटिंग के लिए 7 मिनट का भाषण तैयार करने के लिए भी उस विषय की बहुत गहराई में जाता था। मेरे बाकी मित्र मुझे हंस देते थे, अरे क्या शामराव, 7 मिनट का तो भाषण देना है, तुमको इतनी आदत हो गई है, इतना अभ्यास अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। मैं कहता था कि इस भाषण के लिए मैंने ये विषय चुना है तो उसका फायदा तो उठाऊं, इस बहाने उसके डेप्थ में तो चले जाऊं, आगे चलकर मुझे उसके बहुत फायदे मिले। एक तो हर चीज का गहरा अध्ययन करने की आदत पड़ गई, ये सबसे महत्व की बात। दूसरी बात, हर विषय के गहराई में जाकर उसको समझना चाहिए, यह मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। अब इसके लिए बहुत ही अध्ययन करना पड़ता है, यह आवश्यक नहीं है। शुरुआत में अगर आपको अलग अलग विषयों का अध्ययन करने की आदत हो गई है तो आगे चलकर आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है, और कोई भी बात जल्दी से आपके समझ में आती है। इसलिए कम अध्ययन में भी उस विषय के गहराई में आप पहुंच सकते हो, प्रोवाइडेड आपको बहुत अच्छी उस विषय के प्रति एक किताब मिल गई, या अच्छे व्यक्ति का, जिसने गहराई में उस विषय का अध्ययन किया, ऐसे व्यक्ति का भाषण मिल गया, तो आपका अध्ययन बहुत आसान हो जाता है। इसलिए यह बहुत अच्छी आदत है। अब मैंने आपको कहा था कि भाषण देने के लिए आपको खुलकर बोलना है। अभी हालांकि मेरा अनुभव यहां रखकर मैं आगे चलूंगा। मेरा वर्धा में जो घर था वो बहुत बड़ा घर था, उसमें करीबन 8-9 कमरे थे, और कई बार बीच में समय में ऐसा रहता था कि जब रेंट देने के लिए एक व्यक्ति चला गया है, दूसरे व्यक्ति को रेंट में देना है, खाली है, 3 कमरे एग्जैक्टली खाली रहते थे। और मेरी भाषण की तैयारी ऐसे समय में ज़्यादातर रही कि जब कोई नहीं है, कमरे हैं, बंद कर लिया चारों ओर से, और मैं आईने के सामने खड़ा रहकर बोल रहा हूं, मैदान में हजारों की तादाद में लोग हैं ऐसा समझकर बोल रहा हूं, तो आसपास के सब छोटे छोटे बच्चे खिड़कियों के पास में इकट्ठा हो जाते थे। अब खिड़कियां तो बंद है, लेकिन पुराने जमाने में पूरी तरह से क्लोज तो नहीं रहती थी, पूरी तरह से क्लोज नहीं रहती थी, कहीं से न कहीं देखने का अवसर मिलता था। और वो वहां पर बात कर रहे हैं कि श्याम दादा को क्या हो गया, कल तक तो बहुत अच्छा था, रूम में तो कोई नहीं है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, अकेला ही चिल्ला रहा है,
फिर कोई तो भी छोटा बच्चा बोलता था, श्याम दादा पागल तो नहीं हुआ, अकेला बोल रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, चिल्ला रहा है। मेरा ध्यान ही नहीं जाता था, ये सुना ही देता था लेकिन ध्यान नहीं देता, मैं अपना मेरा परफॉर्मेंस चालू है। अब बच्चों को भी आदत हो गई कि ये अकेला चिल्लाता है। अब मैं जब सोचता हूं तो आजकल तो हमारे यहां जगह कम होती है, फ्लैट सिस्टम होती है। मैंने कहा आपको पूरी आवाज में खुलकर बोलिए, लेकिन आज के फ्लैट्स के हमारे डोर्स होते हैं, खिड़कियां होती है, उनमें से आवाज कम बाहर जाता है, तो आपको पड़ोसी तो तंग करेंगे। अरे क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। आपको देखना पड़ेगा, रात को तो आप बोल नहीं पाओगे, दिन में ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लोग कम से कम डिस्टर्ब हो ये देखना पड़ेगा। लोग लेकिन आपको मदद करेंगे। यही बच्चे जो थे, जो खिड़कियों में से झांक झांक कर, उसके झरोके में से झांक झांक कर श्याम दादा पागल तो हुआ, क्या हुआ, इसकी चर्चा करते थे, वही बच्चे आगे कहने लगे कि भाषण की तैयारी करते हैं। मैंने एक दो बार उनको समझाया केवल, और बड़ी उत्सुकता से आकर सुनते थे वहां पर बंद खिड़कियों में के पीछे खड़े रहकर। और केवल सुनते नहीं थे, उसके बारे में बाद में चर्चा भी करते थे, कैसा बोला, आज का कैसा रहा। यानी वो मेरे मूल्यांकन करने वाले बच्चे बन गए सब, कि मेरा भाषण कैसा रहा, यहां अकेले में बोल रहा हूं मैं आईने के सामने हो। और आगे चलकर उनमें से कुछ बहुत अच्छे वक्ता बने, यही बच्चे। तो मित्रों, ये प्रैक्टिस करते वक्त थोड़ा सा आपको इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनको इस बात की तकलीफ होगी, उनकी भी आपको सहायता लेनी पड़ेगी, उनके साथ में रैपोर्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो आपको आवाज की तकलीफ होती है, ये कहना पड़ेगा, अगर सही में उन तक आवाज पहुंचती है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो। लेकिन खुलकर प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। आप कहोगे कि जब कभी मुझे भाषण देने का अवसर मिलेगा तब मैं बोलूंगा, तो फिर तो आपको जिंदगी भर यह अवसर मिलने के लिए राह ढूंढती बैठना पड़ेगी। इसलिए ये इस ढंग की प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। तो हम बात कर रहे थे कि पॉइंट्स कैसे निकालें। सबसे पहले ध्यान में रखिए नियम नंबर 1 कि आपको कितनी जानकारी है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप कितनी जानकारी दे रहे हो लोगों को, यह लोगों के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। यह हमेशा याद रखें। हमें बहुत मोह हो जाता है कि इस विषय की मुझे इतनी जानकारी है, सबकी सब लोगों के सामने मैं रख दूं, पहुंचा दूं। कितनी जानकारी देते हो यह महत्व का नहीं है, जो भी जानकारी देते हो वो इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब आपके सामने समय है, समय की मर्यादा है। उस समय की मर्यादा में जितनी जानकारी आप इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचा सकते हो, उतने ही पॉइंट्स आपको चूज करने पड़ेंगे। और केवल विचार लोगों के सामने रखोगे तो लोग उसको एक्सेप्ट करना संभव नहीं होता है, उनको बोर हो जाता है। इसलिए उस विचार को रखते वक्त उसके कुछ उदाहरण होने चाहिए, कुछ सैंपल्स होने चाहिए, कुछ स्टोरीज उसके साथ में जोड़नी चाहिए। उसके लिए और समय लगता है। इसलिए अगर 15 मिनट का आपको भाषण चूज करना है तो आप शायद यह हो सकता है कि आप 2-3 पॉइंट से चूज कर सकते हो, लेकिन वो पॉइंट्स बहुत प्रभावी तरीके से आपको लोगों के सामने रखना है, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको लोगों के सामने रखना है, लोगों को उसे सुने इस ढंग से आपको लोगों के सामने रखना है। इसलिए आप लोगों को कितनी जानकारी अपने भाषण के जरिए देते हो यह महत्व का नहीं होता है, किस ढंग से यह जानकारी देते हो, और ये जो ढंग होता है उसका कितना प्रभाव लोगों पर होता है, उसी के आधार पर वो विचार सही माने में लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमेशा पॉइंट्स चूज करते वक्त हमको इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए अभी थोड़ा सा ये तांत्रिक हिस्सा है, टेक्निकल हिस्सा है। जानकारी के कम पॉइंट्स चुनो, हर पॉइंट को बहुत अच्छे ढंग से विकसित करो, अच्छे ढंग से समझाओ।
इस ढंग से अपना भाषण लिखो, शुरुआत में जो आप तैयारी कर रहे हो, कहते वक्त भी इसी ढंग से, कि आपका हर पॉइंट बहुत अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचे, हर बारीकियों के साथ लोगों तक वो पहुंचे। तार्किक तरीके से रखो, रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स, ये बहुत महत्व का हिस्सा होता है भाषण का। नहीं तो केवल आप सपाट वाक्य बोलते जा रहे हो ताकि लोग जैसे के वैसे एक्सेप्ट करें, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति में नेचर ने जिसको उसको जो क्षमता दी है, एक रीजनिंग करने की क्षमता होती है। ये क्षमता हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में होती है, और भारतीय समाज में इस क्षमता का ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि रीजनिंग नहीं करने का है। जो आपको बड़े कहते हैं, गुरु कहते हैं, पिताजी माताजी कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, जैसे कि वैसे एक्सेप्ट करो। तो ये रीजनिंग को आपको हमेशा जागरूक करना है। इसलिए आपके हर आर्ग्यूमेंट्स जो सही भी है, क्योंकि आपको सही लगते हैं इसलिए आप रख रहे हो उनके सामने, वो आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकली लोगों तक आपने पहुंचाना चाहिए। इसके बारे में आप ध्यान रखो। इसको मैं हमेशा कहता हूं 2 + 2 = 4। इस ढंग से आप लोगों के सामने आर्ग्यूमेंट्स रखो। आपका हर पॉइंट कन्विंसिंग हो, इस ढंग से लोगों के सामने रखिए। यानी केवल वो आर्ग्यूमेंट रीजनिंग के आधार पर रीजनेबल नहीं होना चाहिए, तो कन्विंसिंग भी होना चाहिए। लोग उससे कन्विंस हो, इस ढंग से लोगों के सामने रखो। और ये आप धीरे धीरे आसानी से सीख सकते हो। इसके लिए उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आवश्यक प्रूफ्स जोड़ने पड़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, शायद कभी कुछ स्टोरीज कहनी पड़ेगी। यानी उसी पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए आवश्यक ऐसे स्टोरी है, एग्जाम्पल है, प्रूफ्स है, वो उसके साथ में हमको जोड़ना पड़ेगा। कई बार हमको रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, किताबों के नाम लेने पड़ेंगे। इसके 2 फायदे होते हैं। जब भी आप किसी लेखक के किताब का उल्लेख करते हो, उस लेखक के नाम के साथ में, उसके 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि लोगों तक यह बात पहुंचती है कि भाई आप जो बोल रहे हो तो आप बहुत कुछ पढ़ लिख कर बोल रहे हो। ये महत्व के लेखक की किताब आपने पढ़ी है, लेकिन सही में पढ़ी होनी चाहिए, नहीं तो नाम मत लो। यानी आपके मुंह से झूठ नहीं जाना चाहिए। नहीं तो किसी के रेफरेंस में किसी ने किसी किताब का नाम ले लिया, आपने वही नाम को उठा लिया और यहां बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी किताब आप पढ़ते हो, जिसके आधार पर आपने ये बातें उठाई हैं, या फिर जो भी छोटा सा पॉइंट है आपका, उसको प्रूव करने के लिए आप उसको वेटेज देना चाहते हो, तो उस किताब का और लेखक का नाम अपने सामने रखना चाहिए। दूसरा फायदा यह होता है कि लोगों को लगता है कि यह किताब मैंने पढ़नी चाहिए, उनका उस किताब में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और आपका जो उद्देश्य है लोगों तक प्रभावी ढंग से विचार पहुंचाना, उसको काफी बल मिल जाता है। शायद उसमें से वो आदमी आगे चलकर बदल भी सकता है, उसमें बदलाव आ सकता है। तो इसलिए रेफरेंसेस में किताबों के नाम देना आवश्यक है, तो उसको जोड़ दीजिए वहां पर। अब आपका कोई भी पॉइंट प्रभावी होना है, भाषण प्रभावी होना है, तो उसके लिए आपका वाक्य क्रम कैसा है, रचना कैसी है, टाइमिंग कैसा है, ये बहुत महत्व का होता है। यानी आप जिस ढंग से वाक्य को सामने रख रहे हो, उसका टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी और क्रम, ये तीनों बहुत महत्व का होता है। आपका क्रम अगर गलत हो गया तो इफेक्ट नहीं मिलेगा। टाइमिंग अगर ठीक ढंग से आपने लिया, यानी जिसमें टाइमिंग के लिए पॉजेस बहुत महत्व के होते हैं। नहीं तो आप बोल रहे हो जोरों से, और जोरों से बोलते वक्त एकदम लगातार बोल रहे हो, कुत्ता पीछे लगा इस ढंग से बोल रहे हो, तो उसका कोई भी परिणाम नहीं होगा। तो इसलिए आपको यह खबरदारी लेनी है कि इस ढंग से आपको टाइमिंग, डायलॉग और उसका क्रम, इसका बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना होगा।
ये धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। शायद शुरुआत में इतने अच्छे ढंग से हम बात नहीं रख पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हमको सीखना पड़ेगा। जब भी आपके पॉइंट्स आप रखते हो लोगों के सामने, तो हमेशा केवल अपनी ही बात रखकर बात सफल होती है ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको उसके खिलाफ बात करनी आवश्यक होती है। उसके विरोधी विचार जो होते हैं उसका खंडन करना भी आवश्यक होता है। अब ये विचार चाहे उस समय लोगों के सामने हो ना हो, लेकिन अगर कोई स्ट्रांग विरोधी विचार हमेशा कहे जाते हैं जिसकी जानकारी पब्लिक को हो सकती है ऐसा आपको लगता है, तो उसका खंडन करते करते अपने बात को रखो। इस ढंग से आपको ये पॉइंट्स का चुनाव करना है और पॉइंट्स रखने हैं और भाषण की तैयारी करनी है। अब मित्रों, इस ढंग से आपकी भाषण की तैयारी हो गई कि उसके बाद में आप विजुअलाइजेशन करो और डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग करो। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको अलग ढंग से सुनना पड़ेगा। जिन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज किए हैं उन्होंने कौन से तरीके सीखे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जो सिखाता हूं वो पहले कहता हूं। ये जो डिसेंसिटाइजेशन तरीका होता है बहुत इफेक्टिव तरीका है भाषण के लिए। मैंने आपको कह दिया कि आपको भाषण देना है। आप जब तक एक्चुअली लोगों के सामने भाषण नहीं देते हो तब तक आपको यह आत्मविश्वास नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं बहुत अच्छे ढंग से बोल सकता हूं। और यह कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। इसके लिए हमको यह डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक बहुत अच्छे ढंग से मदद करता है। अब मुझे अगर कॉन्फिडेंस आना है तो मैंने कम से कम लाइव भाषण कई बार देने हैं, तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मैं डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का उपयोग करता हूं तो कल्पना में जो मैं अनुभव लेता हूं और रोज के जीवन में एक्चुअल में अनुभव लेता हूं, ये दोनों का सिमिलर रिकॉर्डिंग हमारे माइंड में होता है, प्रोग्राम होता है। और मेरा कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है कि मेरे माइंड में जब प्रोग्राम होता है कि मैंने 10, 20, 25 भाषण लाइव दिए हैं, लोगों के सामने दिए, लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सुने, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। अब यही बात आप डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक के जरिए कर सकते हो। यह टेक्निक मैं बहुत विस्तार से आपके सामने रखूंगा। अब तो संभव नहीं है क्योंकि आप सभी ने एक कोर्स किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसके लिए मैं कहूंगा कि ऑलरेडी यूट्यूब पर रिलैक्सेशन टेक्निक अपलोड किया है। उस रिलैक्सेशन टेक्निक का आप उपयोग कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। और जब उसमें आखिरी का जो हिस्सा है 1, 2, 3 कर कर आपको जागने के लिए कहा है तो जागिए मत, 1, 2, 3 की तरफ ध्यान मत दीजिए। और तब जो आपका भाषण तैयार हुआ, अभी जिस ढंग से आपने भाषण तैयार किया, आईने के सामने खड़े होकर आपने लोगों के सामने बोला है, वही भाषण आप कुर्सी पर बैठे हो, रिलैक्स हुए हो, आंखें बंद है, तो विजुअलाइज कीजिए कि आप एक सभा में भाषण दे रहे हो। स्टेज से लेकर हर चीज को एक्चुअली देखो, बंद आंखों के सामने विजुअलाइज करो और आप पूरा का पूरा वो 10-15 मिनट का जो भाषण है उसको रिपीट कर डालो। और फिर वो भाषण होने के बाद में ये भी विजुअलाइज करो कि लोगों को बहुत बहुत पसंद आया भाषण, लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से रिस्पॉन्ड किया। अब रिस्पॉन्ड करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तालियां बजाई, लोग आकर बाद में हाथ मिलाने लगे आपसे, बहुत अपने आपने भाषण अच्छा दिया ऐसा कहने लगे। जो भी आपको रिस्पॉन्ड के तरीके अच्छे लगे उसको भी विजुअलाइज करो। ये अगर 8-10 बार आप प्रैक्टिस करते हो तो इसका मतलब एक्चुअल भाषण आपने 8-10 बार दिया है, ऐसे आपके माइंड को लगता है, सबकॉन्शियस माइंड को लगता है, और उसका फायदा आपको काफी अच्छा मिलता है। तो अभी तो मैं डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक पूरी तरह से आपको अमल में लाने के लिए नहीं कह सकता हूं, लेकिन रिलैक्सेशन विथ विजुअलाइजेशन ये टेक्निक तो आप डेफिनेटली अमल में ला सकते हो। तो उसका भी उपयोग कर कर देखो और इस ढंग से ये सब तैयारी होने के बाद में एक्चुअल भाषण दो।
अब भाषण देने के लिए तो आपको सामने पब्लिक चाहिए, ये एक्चुअल पब्लिक चाहिए, उसके लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है। वैसे आपने काल्पनिक पब्लिक के सामने तो भाषण दिया है, आपको आदत यानी सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे ढंग से आदत हो गई है, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस साउंड होने के लिए, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होने के लिए आपको लोगों के सामने, एक्चुअल लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। अब उसको कैसा आप मैनेज करोगे वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कोई संस्था के साथ में जुड़े हुए हो तो आपको भाषण देने का अवसर ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो आपके सोसाइटी में जो भी एक्टिविटी चलती है उसमें कोई हिस्सा उठाइए, खुद होकर बोलिए कि मुझे इस विषय पर भाषण देना है। जैसे ही आपको किसी ढंग से यह अवसर प्राप्त होता है, एक्चुअल भाषण लोगों के सामने दो। एक्चुअल भाषण देने के बाद में लोग जो बोलेंगे सो बोलेंगे। घर में आने के बाद में, रात में सोने के पहले आपके भाषण का मूल्यांकन कीजिए, इमीडिएट नहीं। यानी शाम को आपने भाषण दे दिया और फिर तुरंत घर में आ गए और उसका मूल्यांकन करने बैठ गए, ऐसा नहीं करने का। आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस और मूल्यांकन, इसमें कुछ घंटों का अंतर चाहिए, क्योंकि आप भाषण देने के बाद में बहुत इमोशनल अवस्था में होते हो, उस अवस्था में करेक्ट मूल्यांकन आप नहीं कर पाते हो। जब आप अंदर बाहर से बहुत शांत हो गए, उसके बाद में आप उसका मूल्यांकन कीजिए। और मूल्यांकन करते वक्त आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, जो आपके फाइनल पॉइंट्स का कागज है, उसी के साथ में या उसके बैक पेज पर लिखिए क्या क्या आपको करना है कि आज मैंने जो भाषण दिया, जो जैसा मैंने तय किया था उस ढंग से हुआ, नहीं हुआ। हमेशा नहीं होता है, 100% वैसे के वैसे होता नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। जो प्रॉब्लम्स आपको हुए वो लिखकर रखिए। 1 कि मैं भाषण देते वक्त लोग बीच में ही कुछ तो भी हिलने लग गए, इधर के उधर देखने लग गए, उस कारण मैं डिस्टर्ब हुआ। इससे लेकर जो भी पॉइंट्स हो गए वो लिखो। 2, सारे पॉइंट्स मैंने ठीक ढंग से कहे, नहीं होता है ऐसा। हो सकता है कि आपने जो भी पॉइंट्स तय किए उसमें से कुछ एकाध या फिर उसमें का एखादा पार्ट छूट गया हो, उसको वहां पर लिखिए कि नहीं, मैंने सब पॉइंट्स तो बहुत अच्छे ढंग से कवर किए, लेकिन एक पॉइंट में का एक हिस्सा छूट गया, सब पॉइंट छूट गया, वो लिखिए। फिर बाद में सबसे महत्व की बात होती है टाइम की। आपने 15 मिनट का भाषण तैयार किया था तो 15 मिनट में पूरा हुआ। आप भाषण बोलने के लिए खड़े हुए तब का भी आपने, या फिर आपने पूरा भाषण ही रिकॉर्ड किया है तो आप देख सकते हो कितना टाइम हुआ है। अपना हर भाषण रिकॉर्ड कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मेरा 15 मिनट का भाषण 15 मिनट में नहीं हुआ, 18 मिनट में हुआ। ये 3 मिनट क्यों बढ़े? अब लोगों ने तो कुछ कहा नहीं आपको, लेकिन अपने आप को आप बोलिए, ये 3 मिनट मेरे क्यों बढ़े? मैंने अगर 15 मिनट का तय किया था तो 15 के 18 कैसे हुए? उसके पीछे का कारण आप ढूंढिए, फिर से भाषण सुनिए, आपने अगर रिकॉर्ड किया है तो वो भी वहां पर लिखिए। फिर शायद ये हो सकता है कि आपने जब तैयारी की थी तब तो आप बहुत अच्छे ढंग से बोल रहे थे, लेकिन यहां बोलते वक्त आपने पॉजेस नहीं लिए ठीक ढंग से। जैसे कुत्ता पीछे दौड़ रहा है और आप दौड़ रहे हो उसके पीछे पीछे, यानी उसके आगे, इस ढंग से आपने भाषण दिया। एक वाक्य खत्म नहीं होता तो दूसरा वाक्य बोल रहे, तीसरा वाक्य बोल रहे। कई बार अच्छे वक्ताओं का ये हो जाता है कि वो बहुत तैयारी कर आते हैं, उनको कम समय में विषय रखना है और अपना विषय बहुत अच्छे ढंग से रखने की कोशिश में वो बहुत स्पीडीली भाषण देते हैं। अच्छा वक्ता होने के बावजूद उसका असर कम हो जाता है। अब अच्छा वक्ता है, कई सालों की आदत है, तो उसका इफेक्ट तो आता ही है, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। इसलिए भाषण देते वक्त मैंने जो तय किया था वो समय के अंदर मेरा भाषण पूरा करने के लिए मैं दौड़ा तो नहीं, ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचे, इस ढंग से मैंने भाषण के सभी चीजें
लोगों के सामने रखी कि नहीं, पॉइंट्स रखे कि नहीं, इसके बारे में भी आप उसका मूल्यांकन कीजिए और वो सब लिखिए। ये सब लिखने के बाद में अगर आपका भाषण 80% भी ठीक होता है, जो आपने तैयारी की थी इतनी मेहनत से, उसका 80% भी होता है अगर लाइव परफॉर्मेंस में, तो अपने आप से बात करो। जैसा मेरा नाम श्याम है तो मैं अपने आप से कहूंगा, श्यामराव मेहनत बहुत की थी, फल मिल गया, 80% तो तुमने करेक्ट बोला, और अपनी खुद की पीठ थपथपाओ। आप बोलोगे सर ये क्या है, खुद की पीठ थपथपाने से क्या फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। कोई भी क्षेत्र में आखिरी में आपका कॉन्फिडेंस काम देता है, और ये आपका कॉन्फिडेंस आप अपने आप को बूस्ट कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर रहे हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। खुद को शाबाशी देने की, खुद की पीठ थपथपाने की बहुत आवश्यकता है। मैंने करेक्ट बोला, मेहनत बहुत ली, 80% तो क्यों ना हो, मैंने बहुत अच्छे ढंग से भाषण दिया, ये अपने आप को कहो, शाबाशी दो, पीठ थपथपाओ। उसके बाद श्रोताओं की रिएक्शन क्या थी इसके बारे में सोचो और वो पॉइंट्स लिखो। पहले खुद की तारीफ करो, उसके बाद में श्रोताओं की रिएक्शन क्या थी। सभी के सभी श्रोता बहुत ध्यान से मेरा भाषण नहीं सुन रहे थे, ऐसा आपको लगता है? लिखो। लोग इधर उधर देख रहे थे, उनका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, लिखो। लोग बीच बीच में उठकर जा रहे थे, लिखो। ये क्यों हो रहा था इसके बारे में जान लो। अब जब हम नए नए वक्ता होते हैं तो शायद हमारा श्रोताओं की तरफ ध्यान ही नहीं रहता है, या फिर हमारा इतना ज्यादा ध्यान रहता है कि उनके बर्ताव के कारण सब परिणाम हम पर होता है। हमेशा याद रखिए कि उस भाषण में, जहां आप भाषण दे रहे हो, वहां का वातावरण कैसा है। अगर कैजुअल वातावरण है तो वक्ता बीच में यानी श्रोता बीच में उठेंगे, यहां के वहां जाएंगे, फिर आकर बैठेंगे, ऐसा कुछ करते रहेंगे। अगर एक सभा का वातावरण है, एक सीरियस वातावरण है, जहां हमेशा इस ढंग की कोई व्याख्यानमाला चलती है, वहां आप बात कर रहे हो, तो शायद वहां का वातावरण थोड़ा सीरियस होगा। लोग ऐसे इजीली उठकर आकर बैठेंगे नहीं, बीच में उठकर जाएंगे नहीं। तो वो भी समझ लीजिए कि ये भाषण का परिणाम नहीं, लोगों की यही आदत है, उस ढंग के वहां वहां उसी ढंग से वो बर्ताव करते हैं। जो भी उसके पीछे का कारण होगा, उसको तटस्थ बनकर उसका भी मूल्यांकन करो। अब कुछ लोग बीच बीच में उठते हैं, कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो बच्चों की तरफ ध्यान देने के लिए उठ जाती हैं, कुछ लोग आपस में बात करते हैं। अब आपस में बात करना यानी इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका भाषण उनको अच्छा नहीं लग रहा है। शायद आपके भाषण में का एक आधा पॉइंट ऐसा है कि जिसके बारे में उनको चर्चा करना आवश्यक लग रहा है, इसलिए भी बात कर रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस बात को महत्व देना है, लेकिन इतना महत्व नहीं देना है कि जिसके कारण आप डिस्टर्ब हो जाए। आपको श्रोताओं का रिस्पॉन्स क्या था, इसको इतना ही महत्व देना है कि जिसके जरिए आप बेहतर वक्ता बन सको। क्योंकि आखिरी में आप वक्ता क्यों बन रहे हो? श्रोताओं तक आपकी बात पहुंचाने के लिए। अगर वो ठीक ढंग से नहीं पहुंचती है तो उसमें सुधार होना चाहिए। इस ढंग से सोचिए, और ये इवैल्यूएशन आपका अभी कंप्लीट हो गया। उसके आधार पर आपने आगे के भाषण में क्या क्या सुधार करने हैं, इसकी भी टिप्स वहीं के वहीं निकाल कर रखिए, वो भी पॉइंट्स वहीं निकाल कर रखिए। मुझे ये सुधार करने हैं। अभी हमने जो चर्चा की है उसके आधार पर आपके ध्यान में आ गया कि क्या सुधार करने हैं। हमेशा इस ढंग से आपको अपने भाषण का मूल्यांकन करना है। हर भाषण की गलतियों से सीखना है, उसी ढंग से हर भाषण के अच्छाइयों में से, जो आपने अच्छा किया है उसमें से भी आपको आश्वस्त होना है, कॉन्फिडेंट होना है, आगे बढ़ना है। इस ढंग से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। मित्रों, ये प्रैक्टिस इस ढंग से करना बहुत आवश्यक है। अभी इसके लिए जो मैंने आपको कहा था कि एक टेक्निक हमें यूज में ला सकते हैं, जिसको हम कहते हैं
डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन उसका विस्तार से हिस्सा मैं कल आपके सामने रखूंगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।